हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन, फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर। और आज हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका यूज़र नेम है एग्ज़ाम क्वेस्ट 247। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, जिनका हम बार बार ही यूज़ करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और इन बेसिक टर्म्स के ऊपर से भी आप क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। पहली टर्म जो हमें देखनी है वो कैपिटल है। आप ऐसे देखिए, जब भी किसी आदमी को, मान लीजिए आदमी का नाम है ए बी सी, इस ए बी सी को अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो ये जो बिजनेस है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। मान लीजिए ये कंपनी है। तो जब इसको कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो ये अपना कुछ पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो ये जो 100 रुपये हो जाएंगे, इस 100 रुपये को कहा जाता है कैपिटल। जो आदमी है जिसने इस पैसे को इन्वेस्ट किया है, वो इस बिजनेस का बन जाएगा ओनर। ओनर का ही दूसरा नाम है प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, तो जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए उसको हम कैपिटल कह देंगे। सिर्फ पैसे ही नहीं, वो कुछ गुड्स भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। मान लीजिए ओनर के घर पे 5 चेयर पड़ी थी, जिसमें से वो सिर्फ 2 को यूज़ करता था, तो 3 चेयर उसके पास खाली थी। तो उसने क्या कहा कि मैं अलग से चेयर नहीं खरीदता हूँ, यही 3 चेयर को अपने बिजनेस या अपनी कंपनी के पास पहुँचा देता हूँ। तो वो क्या कहलाएगा? ये जो गुड्स हैं, ये भी कैपिटल का फॉर्म बन जाएगा। इन 3 चेयर का हम प्राइस निकालेंगे। मान लीजिए ये 50 रुपये की आई थी, तो वो 50 रुपये कैपिटल के अंदर लिख देगा। तो कैपिटल क्या हो गया? कोई भी कैश या कोई भी पैसा, अमाउंट, या फिर कोई भी गुड जो प्रोपराइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम कैपिटल कह देते हैं। कैपिटल के दो नाम और हैं, नेटवर्थ एंड ओनर्स इक्विटी। ये एक इक्वेशन है जो हमें बहुत यूज़ करनी है। कैपिटल होती है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को आप लेके चलिए, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है बर्डन, बोझ। जैसे कि आपने किसी से लोन लिया, तो लोन आपकी लायबिलिटी है। आपको फ्यूचर में इस पैसे को किसी को वापस करना है। ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा वापस जाएगा किसी और के पास। हो सकता है वो कोई बैंक हो सकता है वो एबीसी का कोई दोस्त राम हो, कोई भी हो सकता है जहाँ से भी उसने ये लोन ले रखा है। तो ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती है, इसको हम एसेट में से, एसेट होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए इस इक्वेशन को आप याद कर लीजिए, इसको हम काफ़ी यूज़ करेंगे। यहीं पे ही हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी देखेंगे, पर यहीं पे आप समझ लीजिए। देखिए, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, इसमें आपको दो अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक आदमी है जो ओनर है, दूसरा है बिजनेस। ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। तो मान लीजिए ये एक शू कंपनी थी, आपने इससे जूता खरीदा और उस जूते से आपके पैर में इन्फेक्शन हो गया। तो आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, आपने चाहा कि मैं कोर्ट में केस कर दूं, तो आप कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में आप केस किसके अगेंस्ट करेंगे? ओनर के अगेंस्ट या फिर इस कंपनी के अगेंस्ट? तो आपका जो केस होगा कोर्ट के अंदर, वो इस कंपनी के अगेंस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं यहीं पे कि अगर ये कंपनी एक अलग से एंटिटी है और ओनर अलग एंटिटी है, तो ओनर जो भी पैसा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वो कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। वो पैसा कंपनी अपने ओनर को वापस करेगी, चाहे वो प्रॉफिट के फॉर्म में करे प्रॉफिट, चाहे वो उसको शेयर इंक्रीज होते जाएंगे तो उसको पैसा देगा, और जब वो बिज़नेस को वाइंड अप करेगा तो वो अपना पैसा इसमें से निकाल सकता है। तो इस बिज़नेस के लिए, इस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि इस बिज़नेस ने इस आदमी से, ये जो ओनर था, इससे पैसा लिया है जो उसको वापस करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। जो बिज़नेस है वो एक सेपरेट एंटिटी है, ओनर अलग एंटिटी है। बिज़नेस के ऊपर भी केस किया जा सकता है, और अगर आपको कोई बिजनेस से ग्रीवांस है, तो आप इसके ऊपर ही केस करेंगे, इसके ऊपर केस नहीं करेंगे। इसके ऊपर केस कब होगा? मान लीजिए इसने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से 500 रुपये उधार लिए थे,
और उधार लेने में उसने कुछ गड़बड़ की तो इस ओनर की गलती है। लेकिन अगर कोई कंपनी ने गड़बड़ की है तो वो कंपनी के ऊपर ही केस होगा, ओनर के ऊपर केस नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे भी देखना है, तो अगर ज़्यादा अच्छे से समझ में ना भी आया हो तो भी चिंता नहीं करनी है। अगली चीज़ देखते हैं, अपने पुराने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि ए बी सी ने एक्स वाई जेड के अंदर 100 रुपये इन्वेस्ट किए। फिर किसी वजह से ए बी सी को 20 रुपये की ज़रूरत पड़ गई अपने घर में, इसके घर में कोई बीमार हो गया, ऑपरेशन कराना है, 20 रुपये का खर्चा है। तो ये क्या करेगा, कंपनी से अपने 20 रुपये निकाल लेगा। तो ये 20 रुपये इसने कंपनी से निकाल लिए। अब कंपनी के पास ए बी सी के सिर्फ 80 रुपये लगे हुए हैं, 20 रुपये वो निकाल चुका है। ये जो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के यूज़ के लिए जो उसने 20 रुपये निकाले हैं, इसको कहा जाता है ड्राइंग। इसको कहेंगे हम ड्राइंग्स। उसने ड्रॉ आउट कर लिया है 20 रुपयों को। किस लिए यूज़ निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो जो नई कैपिटल हो जाएगी हमारे इस एग्जांपल में, नई कैपिटल, अब ए बी सी के कितने रुपए इसके अंदर लगे हुए हैं, सिर्फ 80 रुपये लगे हुए हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो ये लिया है कि 150 रुपये लगाए थे उसने, 10 रुपये उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो नई कैपिटल बची 140 रुपये। तो आप इसी एग्जांपल से देख सकते हैं जो भी ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स का असर क्या होता है, ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। जितनी ड्राइंग निकाल ली उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। थर्ड टर्म हम देखेंगे लायबिलिटीज़ क्या होती है। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है बोझ, बर्डन। तो ये बर्डन आपका, जैसे ही सबसे बड़ा एग्जांपल इसका जिससे आपको समझ में आ जाए वो है लोन। अगर बैंक से लोन लिया है तो उस बैंक को ये लोन वापस करना पड़ेगा। ये लोन जो है वापस जाएगा, चाहे उसने राम से लिया हो, उसका कोई दोस्त, या फिर उसने किसी बैंक से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, वापस जाएगा। तो ये उसके ऊपर बोझ है। कल को मान लीजिए जो एक्स वाई जेड कंपनी थी, एक्स वाई जेड कंपनी 1000 रुपये का प्रॉफिट करती है, 1000 रुपये का प्रॉफिट करती है, तो वो क्या चाहेगी कि मैंने जो लोन ले रखा है, मान लीजिए 10 रुपये का लोन ले रखा था, तो वो इस प्रॉफिट में से पहले उस 10 रुपये को माइनस करना चाहेगी। तो जो लोन है वो वापस करना पड़ता है, ये उसका बर्डन होता है। दिस इज़ द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ओ कर रहा है। लायबिलिटीज़ जो हैं हम दो तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका इसको डिवाइड करने का है टर्म के बेसिस पे कि कितना लंबे समय का हमने लोन लिया था। दूसरा तरीका है हमने कहाँ से लोन लिया है। अगर हम लोन ले रहे हैं ओनर से, जो ओनर ने ऊपर अपनी कैपिटल लगाई है, वो भी वापस करनी है ना। ओनर जब बिजनेस वाइंड अप होगा तो ओनर को उसकी कैपिटल वापस करनी पड़ेगी बिजनेस को। तो ओनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इंटरनल लायबिलिटी हो गई। ओनर के अलावा कहीं से भी उधार लेंगे तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहेंगे। तो एक तरीका लायबिलिटी को डिवाइड करने का है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, ओनर से आ रहा है तो इंटरनल, कहीं और से आ रहा है तो एक्सटर्नल। दूसरा तरीका डिवाइड करने का कि कितनी देर का आ रहा है। अगर हमने कोई ऐसा लोन लिया है जो हमें 12 महीने के अंदर वापस करना है, तो वो तो वो करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। अगर 12 महीने में वापस करना है तो करंट लायबिलिटीज़, और अगर 12 महीने के बाद करना है तो वो नॉन करंट हो जाएगा। तो नॉन करंट के एग्जांपल्स होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हो जाएंगे, 1 साल से ज़्यादा के। और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स एक टेक्निकल टर्म है जो हम आगे देखेंगे, ये भी नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। और करंट लायबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, 12 महीने से पहले पहले हमें वापस करना है तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स हो जाएंगे, या फिर बिल्स, कोई जो भी आपको बिल पे करना है वो। अगली टर्म हमें देखनी है एसेट्स। जो हमने ऊपर एक इक्वेशन देखी थी, कैपिटल क्या होती है, एसेट माइनस आपकी आउटस्टैंडिंग, सॉरी, आउटसाइड लायबिलिटीज़, ये आपकी कैपिटल होती है। तो एसेट क्या होता है, ये जो चीज़ है ये एसेट क्या है। एसेट वो हर इकोनॉमिक रिसोर्स है जो आपको आगे जाके पैसे कमवा सकता है। तो इसको भी हम रिसोर्सेज कह सकते हैं कि ये रिसोर्स है बिजनेस का। बिजनेस अपने एसेट्स को ही यूज़ करके पैसे कमाता है। मान लीजिए कोई हमने मशीन खरीदी, और ये जो मशीन है, ये मशीन आपके लिए काम कर करके पैसा आपको कमवा रही है, ये आपका एसेट हो गया। आपने मान लीजिए आप ट्रेडिंग कंपनी है और आपने यहाँ से थोक में शूज़ खरीद लिए और फिर आगे उन शूज़ को रीसेल कर दिया, तो ये भी आपका एसेट हो गया। तो ऐसे ही जितने भी रिसोर्सेज आपकी
इंक्रीज़ करने में काम करे वो आपके एसेट हो जाते हैं। इनको भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट वही होगा जिसको हमें जो 1 साल के अंदर अंदर पैसे में बदल जाएगा। तो मान लीजिए आपने ये जो जूते होलसेल में 100 जूते खरीदे थे, आप 1 साल के अंदर इसको रीसेल करना चाहेंगे और आप इसको 120 रुपये में बेच देंगे। तो आपके ये जो जूते थे 1 साल के अंदर अंदर 120 रुपये में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो आपका एसेट होगा इसको हम करंट एसेट कहेंगे। नॉन करंट एसेट वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहता है, जिसको आप रीसेल करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। जैसे जब भी आपको फैक्ट्री लगानी है, या मान लीजिए ये जो शू वाला ट्रेडर ही है, तो ये ट्रेडर कहीं पे अपना गोदाम बनवाएगा, ये इसका गोदाम है। तो इस गोदाम के लिए इसको लैंड खरीदनी पड़ेगी। लैंड के साथ साथ इसको इसके अंदर रखने के लिए मान लीजिए कोई सेफ खरीदा इसने जिसके अंदर वो जूतों को बंद करके रखता है। तो वो लैंड इसलिए नहीं खरीद रहा कि मैं ज़मीन खरीदूंगा और फिर ज़मीन को बेच के उससे मुनाफा कमा लूँगा। वो ज़मीन क्यों खरीद रहा है? ताकि मैं इसके ऊपर एक गोदाम खड़ा कर सकूँ, एक गोदाम खड़ा कर सकूँ जिसके अंदर मेरे जूते सेफली जमा रहेंगे और जब भी मुझे बेचना होगा मैं उनको बेचता रहूँगा। तो ये जो लैंड है ये लॉन्ग टर्म के लिए तुम अपने पास रखना चाहते हो, इसको रीसेल के पर्पस के लिए, रीसेल के पर्पस के लिए नहीं खरीदा जा रहा है। ये जो आपने सेफ खरीदा है कि कोई चोरी चकारी ना हो सके, ये आप रीसेल नहीं करना चाहते। इन दोनों का पर्पस क्या है? इन दोनों का पर्पस है जो आपका प्राइमरी बिजनेस है जूते बेचने का, उसको फैसिलिटेट करता रहे ये लॉन्ग टर्म के लिए। जबकि जो आप जूते खरीदेंगे वो क्यों खरीद रहे हैं? जूते जूते आप इसलिए खरीद रहे हैं कि आज 100 रुपये के खरीदें, कल को मैं इनको 120 रुपये के बेच दूंगा। आप इनको रीसेल करना चाह रहे हैं। तो जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, रीसेल के लिए उनको नहीं खरीदा जाता। नॉन करंट एसेट्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो आपके क्या होंगे, अब एक नया एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई कोरोना की वैक्सीन बना रही है वो। तो उसने ज़मीन खरीदी पहले, इस ज़मीन के ऊपर अपनी लैब बना ली, इस लैब के अंदर वो रिसर्च कर रहा है। रिसर्च करते करते उसको पता चला कि हमारी वैक्सीन काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो उसने जाके गवर्नमेंट में अप्लाई कर दिया और उसने अपनी वैक्सीन का पेटेंट खरीद लिया। अब इस पेटेंट से क्या होता है, इनकी जो वैक्सीन है वो इनके अलावा कोई और नहीं बना के बेच सकता। मान लीजिए इसने वैक्सीन बनाई जिसका नाम दे दिया कोरोगो। तो ये जो कोरोगो वैक्सीन की कंपोजिशन है ये कोई और नहीं बना सकता, क्योंकि ये इनकी आविष्कार है, इनका पेटेंट है, इनका ओनरशिप राइट आ गया इस कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये जो पेटेंट है ये पेटेंट आप देख नहीं सकते, ये कोई ऐसी टेंजिबल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आपके पास है, आपको पता है कि हाँ इसके ऊपर मेरा राइट है और ये आपका एसेट बन गया। तो ये चीज़ आप देख नहीं सकते। दूसरी चीज़ क्या नहीं आप देख सकते, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए उसने इस कोरोगो बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आप वैसे भी नहीं देख सकते। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी इसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रहा है। तो ये भी एक एसेट बन गया। लेकिन क्या आप अपने सॉफ्टवेयर को पकड़ सकते हैं? क्या उसको छू सकते हैं? आप इन सब चीज़ों को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए इनको हम इनटेंजिबल एसेट्स कह देते हैं। टेंजिबल एसेट क्या हो जाएगा? जो ज़मीन है वो, जो मशीन है वो, जो भी चीज़ें आप फिजिकली देख सकते हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है वो टेंजिबल, जिनको आप नहीं पकड़ सकते, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है वो इंटेंजिबल। इंटेंजिबल और टेंजिबल के आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो रहे हैं। आपने जो ज़मीन खरीदी है वो बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदी, आपने जो पेटेंट लिया है वो भी बेचने के पर्पज़ से नहीं लिया। कुछ लोग कर लेते हैं पर जो जनरली है वो ऐसे नहीं किया जाता। सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं ये भी आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, आप इसको अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक तीसरे तरीके के एसेट्स होते हैं, तीसरे तरीके के एसेट्स जिनको कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का एक एग्जांपल है, और की जगह इसको एग्जांपल कर लीजिए, इसका एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपने वही वैक्सीन का ही हम एग्जांपल लेते हैं, आपने कोरोगो बना ली, बहुत अच्छी वैक्सीन है। अब आप क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वैक्सीन को ख़रीदें। तो आप क्या करेंगे, अमिताभ बच्चन को हायर करेंगे और अमिताभ बच्चन से बोलेंगे कि जैसे आप पल्स पोलियो की ऐड करा रहे हो वैसे ही आप अब हमारी कोरोना की ये जो कोरोगो है इस वैक्सीन के लिए ऐड करो। अमिताभ बच्चन ने कहा जी मैं बिल्कुल ऐड कर दूंगा, मुझे 5 करोड़ रुपए दे देना।
तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने 5 करोड़ रुपए दे दिए और वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई 2020 के अंदर। तो जो ऐड है, ऐड का बेनिफिट सिर्फ 2020 में थोड़ी रहेगा। उन्होंने तो एक बार ही 5 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन अब इस ऐड की वजह से वो बेनिफिट हो सकता है आने वाले 5 सालों तक उठाते रहें, 6 सालों तक उठाते रहें, 7 सालों तक उठाते रहें, कितने भी सालों तक उठाएंगे। पेप्सी की जो पुरानी आमिर खान की ऐड आती थी, आज भी पेप्सी को उस ऐड से फ़ायदा हो रहा है। शाहरुख खान ने विमल की जो अभी जुबां केसरी वाली ऐड की है, वो ऐड भले ही इस साल आई है 2021 में, लेकिन इसका बेनिफिट जो है विमल पान मसाला जो है वो आगे आने वाले कई सालों तक यूज़ करता रहेगा। अजय देवगन का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, एक ऐड उसने की, उसके इतने सारे मीम बन गए, इतने मीम बन गए उसके कि बिना ऐड के भी अब जुबा केसरी हर कोई मीम की तरह यूज़ कर रहा है। तो एडवर्टीजमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसका बेनिफिट कई सालों तक लेते रहेंगे। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ चालू होती है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ है 2020 में, लेकिन इसका बेनिफिट मिलेगा आने वाले कई सालों में। तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि मैं अपने इस खर्चे को तोड़ देता हूँ, इस खर्चे को हम तोड़ देते हैं। ये 5 करोड़ भले ही हमारा 20 साल में हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, इन 5 करोड़ को मान लीजिए 5 सालों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि 2020 में 1 करोड़ का खर्चा हुआ, 2021 में 1 करोड़ का खर्चा हुआ, 22 में 1 करोड़ का, ऐसे कर करके 5 करोड़ को 5 सालों के अंदर तोड़ लिया गया। तो जब यहाँ पे अकाउंट की प्रिपरेशन होगी इस साल के एंड में, ये तो फ्यूचर के ईयर्स हैं, ये फ्यूचर के ईयर्स हैं, यहाँ पे हम अकाउंट बना रहे हैं। तो वो क्या कहेंगे कि हम 5 करोड़ का खर्चा नहीं दिखा रहे इस साल में, हम 1 करोड़ का खर्चा दिखा रहे हैं। ये जो 4 करोड़ हैं ये हम आगे आने वाले फ्यूचर में दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने अकाउंट्स के अंदर इन 4 करोड़ को डेफर कर दिया, या फिर उन्होंने अपने अकाउंट्स में दिखाने से टाल दिया है अभी के लिए। क्यों टाल दिया, क्योंकि इसका जब बेनिफिट हमें इतने सालों तक मिलेगा तो हम सारा खर्चा इसी साल में क्यों दिखाएं, फिर तो हमारी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी ना। या फिर आप इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक आदमी को कितना प्रॉफिट हुआ, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी इनकम हुई, कितने या रेवेन्यू आया, उसके पास कितना पैसा आया माइनस उसने कितना खर्चा किया। तो मान लीजिए 2020 के अंदर जिस साल एडवर्टीजमेंट आई है, उस साल उसको रेवेन्यू आया था 7 करोड़ का, ठीक है, 7 करोड़ का उसको रेवेन्यू आ गया। उसने जितनी भी अपनी वैक्सीन बेची है उससे उसे 7 करोड़ रुपए मिल गए, और उसने खर्चा कर दिया, मान लीजिए 5 करोड़ एडवर्टीजमेंट का ही खर्चा हुआ है मान लेते हैं। तो 5 करोड़ का खर्चा हो गया, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 2 करोड़ का। तो उसकी बैलेंस शीट खराब हो गई, उसको सिर्फ 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कल की क्लास में हमने देखा था वो अपनी बैलेंस शीट दिखाता है, अपने अकाउंट्स दिखाता है इन्वेस्टर को। तो वो इन्वेस्टर के पास जाके क्या कहेगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, वो कहेगा 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टर कहेगा 2 करोड़ तो बहुत ही कम है, इतने में हम तो नहीं इन्वेस्ट करने वाले। तो कंपनी क्या कहती है कि हम ये पूरा का पूरा 5 करोड़ इस साल में दिखाई क्यों रहे हैं, हम इस साल सिर्फ 1 करोड़ दिखाएंगे और आने वाले 5 सालों में इसको डिवाइड कर देंगे खर्चे को, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें इतने सालों तक मिल रहा है। तो अब उसकी बैलेंस शीट में क्या आएगा, 7 करोड़ का खर्चा हुआ, 7 करोड़ का पैसा आया, 1 करोड़ का खर्चा हुआ, 6 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब वो इन्वेस्टर के पास जाएगा, तो इन्वेस्टर कहेगा हाँ 2 करोड़ से तो ये बहुत ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको आप फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। ये वो एसेट हैं जिनको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, ये वो अमाउंट है जो आप इनकर कर चुके हैं, लेकिन आप इसको अभी दिखा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक होने वाला है, तो आप इस एक्सपेंडिचर को बांट देते हैं। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले साल इस टर्म के ऊपर क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन आया है वो हम देखेंगे जब इस टर्म को हम आगे और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। बट आई होप अब ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी फिक्टिशियस एसेट की। तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसको कहा जाता है दीज आर लॉसेस। ये वो नुकसान है जिनको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है। 5 करोड़ का था, 5 सालों में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए इस साल में अकाउंट प्रिपेयर हो गया 1 करोड़, तो ये 4 करोड़ आने वाले सालों में दिखाएंगे हम, अभी तक दिखाया नहीं है। तो ये जो 4 करोड़ है इनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है, इनको राइट ऑफ नहीं किया है। तो ये 4 करोड़ को कहा जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ये ना तो टेंजिबल एसेट होते हैं ना ही इनटेंजिबल एसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल 2019 के अंदर एडवर्टीजमेंट की 5 करोड़ की, तो 2019 में पूरी तरह से अकाउंट नहीं किया जाता, इसको आने वाले फ्यूचर ईयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से ये डिवाइड, जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसे कर दिया जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगली टर्म जो हमें देखनी है वो है एसेट्स के बाद हम देखेंगे क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस है। लायबिलिटीज़ हम ऊपर देख चुके हैं, एक बार आप उसको दोबारा से देखिएगा। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट क्या है? XYZ कंपनी है, इसको कुछ रॉ मटेरियल खरीदना था DEF से। मान लीजिए हम अपने जूते के एग्जाम्पल पे ही अटके रहते हैं, तो शूज़ का एग्जाम्पल लिया। XYZ जूते बना रही है, वो DEF कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदती है। तो उसने आज की डेट में रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन उसे कहा कि यार अभी मेरा बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है, लोग ज़्यादा जूते पहन नहीं रहे आजकल, तो मुझे उधार पे दे दे। उसने 100 रुपये उधार पे रॉ मटेरियल खरीद लिया, और वो क्या कहता है, 100 रुपये पे मेरे को दे दे, मैं तेरे को 3 महीने में, 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर मैं वापस कर दूंगा। तो वो कहता है चल ठीक है, हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उधार पे ले ले। तो जो उसने उधार पे खरीदा है उसको कहा जाता है क्रेडिट परचेज। इस बिजनेस ने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट परचेज। और ये जो परचेज है इसको वो 3 महीने के अंदर वापस करने की बात कह रहा है, यानी कि इसको हमने जो ऊपर करंट लाइबिलिटीज़ देखा था, ये उसकी डेफिनेशन में हम डाल सकते हैं। तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। जो DEF है, DEF को हम क्रेडिटर कहेंगे क्योंकि ये हमें उधार दे रहा है। तो जो आदमी उधार देता है वो क्रेडिटर बन जाता है, जो हमने उधार लिया है वो हमारा क्रेडिट बन जाता है। इसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं क्योंकि ये 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वापस करनी होती है। तो ऊपर जो हमने लायबिलिटी देखा था, क्या हम उसके एग्जाम्पल में क्रेडिट को डाल सकते हैं? इसके अंदर बिल्कुल डाला जाएगा। अगला हमें देखना है डेटर। तो मान लीजिए अभी आप खरीद रहे थे किसी से, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो तुमसे खरीद के ले जाए और कहे कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो मान लीजिए वो हो गया XYZ। उसने कहा कि मुझे 100 जूते दे दे, मैं जैसे जैसे जूते बेचता जाऊंगा मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगा। तो इसने क्या किया है? इसने उधार लिया है। तो अब हम क्या बन गए? अब हम उधार देने वाले बन गए। तो इस आदमी को जो उधार हमसे ले रहा है ये हमारा डेटर बन जाएगा। डेटर को हमें, ये जो डेटर है ये आगे आने वाले फ्यूचर में हमें पैसे वापस कर देगा। वो क्या कहेगा, 3 महीने के अंदर मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ, या 4 महीने के अंदर, यानी कि लेस देन 1 ईयर वो वापस कर देगा। तो इस पूरी की पूरी चीज़ को हमने क्या किया है, हमने उधार पे सेल किया। तो इस पूरी चीज़ को कहा जाता है क्रेडिट सेल। और क्योंकि ये पैसा हमारे पास वापस आना है कभी ना कभी, तो ये बन जाता है हमारा एसेट। तो इसको हम करंट एसेट की टर्म्स में देखेंगे। तो ये करंट एसेट का एग्जांपल हो गया डेटर। अगली चीज़ है रिसिट। रिसीट आप ऐसे देखिए, जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है वो आपका रिसीट है। आपने कोई अपना एसेट बेचा तो आपको कुछ पैसा आएगा, वो आपकी रिसीट। आप जो गुड्स बना के बेच रहे थे वो आपकी रिसीट हो गई। तो ये चीज़ें रिसीट की डेफिनेशन में आएंगी। अब जब आप एसेट को बेचते हैं, एसेट मान लीजिए आपने लैंड बेची या अपनी मशीन बेची, ये वो चीज़ें हैं जिसका आप बिजनेस नहीं कर रहे थे, लेकिन मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा चला नहीं, तो आपने कहा कि यार मैं तो बंद करके ताला लगा के जा रहा हूँ, ये ज़मीन किसी को बेच दूंगा, ये मशीनें किसी को बेच दूंगा, जो पैसा आएगा वो ठीक है। तो जब आप एसेट बेचते हैं, ये एसेट आप एक ही बार बेच सकते हैं। लैंड एक बार आपकी बिक गई तो आप दूसरी बार नहीं बेच सकते। तो जब आप ऐसी कोई एसेट को सेल करते हैं तो उससे जो आपको पैसा आता है उसको कहा जाता है कैपिटल रिसीट। और जो आपका सामान है, मान लीजिए आपका शूज़ का बिजनेस था, तो जब जूते बेच के आपके पास पैसे आएंगे, वो पैसे आपके पास बार बार आएंगे। आज आप जूता बेचेंगे पैसा आ जाएगा, कल बेचेंगे कल पैसा आ जाएगा, तरसों आ जाएगा। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आपको पैसा वो देगा। ऐसे सेल को या ऐसे पैसे को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट। अब जो पेपर के अंदर इसमें क्वेश्चन बन सकता है,
वो आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा कि किसी आदमी ने अपनी मशीन बेची, और वो पूछेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, रेवेन्यू रिसीट का, कैपिटल रिसीट का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कोई भी एग्जाम्पल वो बना के दे सकता है आपको। तो इसको समझने का एक जो रामबाण तरीका है वो आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचिए कि क्या इसको हम एक ही बार बेच सकते हैं, या फिर ये रिकरिंग नेचर का है, बार बार ही हो रहा है। अगर बार बार ही हो रहा है तो आप उसको रेवेन्यू में रखेंगे, अगर वो बार बार ही नहीं हो रहा है तो उसको हम कैपिटल की फॉर्म में रखेंगे। ऐसे ही हम एक्सपेंडिचर में भी देखेंगे, ये तो पैसा आ रहा है, पैसा अगर एक बार ही आ रहा है तो वो कैपिटल हो गया, पैसा बार बार ही आ रहा है तो वो रिकरिंग हो गया। ऐसे हम एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल में भी देखेंगे, एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होगा जो खर्चा आपको बार बार करना है, जैसे लोगों की सैलरी देनी है, सैलरी आपको हर महीने देनी है, बिल्स पे करने हैं, रॉ मटेरियल के लिए आपको पैसा देना है, ये सारा का सारा आपका बार बार ही खर्चा हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक और ज़मीन खरीद ली, या फिर आपने उधार ले रखा था, उस उधार को आपने चुका दिया है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। याद करने का तरीका, जो बार बार ही हो वो रेवेन्यू, जो एक बार ही हो वो कैपिटल। रिसीट आई होप समझ गए होंगे। एसेट को बेचा जाएगा, एसेट वो वाले जो रीसेल के लिए नहीं बने थे, जैसे कि लैंड और मशीन, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल रिसीट। और जो आपको पैसा आ रहा है, सामान जिसका आप बिजनेस करते हैं, अगर आप जूते का बिजनेस करते थे तो जूते बेच के जो पैसा आ रहा है, अगर आप वैक्सीन का बिजनेस करते थे तो वैक्सीन बेच के जो पैसा आ रहा है, अगर आप फर्नीचर बेचते थे तो फर्नीचर बेच के जो पैसा आ रहा है, बेसिकली जिसका बिजनेस आप कर रहे हैं वो वाली चीज़ बेचेंगे तो उसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट। अब ये बताइए इसमें से आपकी इनकम कौन सी है, मतलब टेक्निकली इनकम नहीं, अगर आप एक कोलोकली आप ये सोच लीजिए कि आपका बिजनेस है, तो क्या आप इसको अपनी इनकम मानेंगे या इसको इनकम मानेंगे। तो एक कोई भी लेमन जो है वो इसको कहेगा कि ये तो इनकम हो रही है, ये तो हमने अपना सामान बेचा है। ठीक है, इनकम की वैसे टेक्निकल डेफिनेशन कुछ और है, सिर्फ आपको समझ में आ जाए उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है। ये रेवेन्यू रिसीट हो गई। अगली टर्म देखेंगे एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर हम देख चुके हैं, जो भी आप खर्चा करेंगे वो आपका एक्सपेंडिचर है। ये खर्चा चाहो तो आप अपनी जेब से कर दो, या फिर लाइबिलिटी बना के कर दो। लाइबिलिटी कैसे, लोन लेके बना कर दो। तो जो भी आप अमाउंट स्पेंड करेंगे या फिर लोन लेंगे, वो सारा का सारा आपका खर्चे में आ जाएगा। ये जो खर्चा है किस चीज़ में हो सकता है, या तो आपने एसेट खरीदा, मान लीजिए आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था, बिजनेस एक्सपेंड जब करेंगे तो आपको ज़मीन खरीदनी है, या फिर आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मशीन खरीदेंगे, तो ये आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। गुड्स के लिए आप वही रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे। मान लीजिए आपको रिसर्च करवानी थी किसी से, तो आपने किसी साइंटिस्ट की सर्विसेज हायर की हैं, तो आप सर्विसेज खरीदेंगे। इन सब को आप पैसा दे रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो जब आप एसेट्स खरीदेंगे, एसेट अगर आप खरीद रहे हैं तो एक ही बार तो खरीदेंगे, तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप गुड्स खरीदेंगे, ठीक है, या फिर आप लोगों की सैलरी देंगे जो कि बार बार ही हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में आ जाएगा। रेंट आपको हर महीने देना है, बिल हर महीने देना है, सैलरी हर महीने देनी है। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये जिस साल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस साल आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसी साल में ये ख़त्म हो जाता है, मतलब उसी साल में आपको ये खर्चा देना पड़ता है। एक्वायरिंग वाला आपका एक ही बार खर्चा होगा, एक बार आपने ज़मीन खरीद ली, एक बार ज़मीन खरीद ली, अब इसको आप जब तक अपना बिजनेस चला रहे हैं तब तक उस ज़मीन को आप यूज़ करेंगे। तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म का होता है, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर का। यहाँ पे आपने जब मान लीजिए आपने बिल पे किया अगस्त का, अगस्त का बिल पे किया तो आपने अगस्त में ही वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली ना। आपने जो सैलरी दी थी वो आपने सितंबर के काम के लिए दी थी, तो आपने वहीं पे वो यूज़ कर ली। तो ये आपका एक ही साल में इसका बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। अगस्त में कर ली, तो अगर आपको उसके आगे वाले महीने में दोबारा से बिजली यूज़ करनी है तो दोबारा से आपको बिल पे करना पड़ेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम एग्जाम्पल जो किस तरह से काम करता है वो हम एडवर्टीजमेंट वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। अगली टर्म है प्रॉफिट या इनकम। ये है इनकम की टेक्निकल डेफिनेशन। इनकम की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दें। क्वेश्चन के अंदर जो आपको फंसाया जा सकता है तो वो क्या कहेगा, रेवेन्यू वो ऐसे दे देगा कि इनकम की डेफिनेशन होती है रेवेन्यू
और ब्रैकेट में लिख देगा रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये गलत हो जाएगा, कैपिटल वाली टर्म इसके अंदर नहीं है। आप देखेंगे सिर्फ रेवेन्यू रिसीट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो वो आपकी इनकम बनेगी, इसमें कैपिटल वाली टर्म नहीं आएगी। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है, आपने बचपन में कभी ट्यूशन्स लगाई होंगी, तो ट्यूशन में क्या होता है, आपको महीने की पहली तारीख को ही, फर्स्ट को ही, जो भी महीना होगा, 1 जनवरी मान लीजिए, 1 जनवरी को ही आपको उसकी फ़ीस दे देनी पड़ती है। आपने पहली तारीख को फ़ीस दे दी और आगे आने वाले पूरे महीने 30 दिन तक आप उसकी सर्विसेज यूटिलाइज करते रहेंगे। तो आपने पहले पैसा दे दिया फिर सर्विस ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंडिचर। जैसे आप प्रीपेड रिचार्ज कराते थे पहले, उसी तरीके से। दूसरा क्या होता है कि आपने पूरे महीने बिजली यूज़ कर ली, इलेक्ट्रिसिटी पूरे महीने यूज़ की और महीने के एंड में जाके उसका बिल पे कर दिया, तो इसके अंदर आप पहले सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं फिर उसका भुगतान कर रहे हैं। तो जिसमें आप पहले सर्विस यूज़ कर लेते हैं और बाद में भुगतान करना है, वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया। तो जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना दोबारा से, जो क्वेश्चन आ सकता है मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन इसमें से ये बन सकता है, डायरेक्टली वो आपसे पूछेगा कि प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट है, करंट लायबिलिटीज़ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर क्या चीज़ है, वो कुछ ऐसा करके आपसे पूछेगा। वो डेफिनेशन पूछने के चांसेस कम है, ये पूछे जाने के ज़्यादा हैं। तो आप ये देखिए, आपने पैसे दे दिए और अब आप उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज करते रहेंगे, तो ये आपका एसेट बन गया है, यह आपकी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट करेगा, ये आपका एसेट बन गया है। पर ये एसेट आप कब तक यूज़ कर सकते हैं, 1 महीने तक ही कर रहे हैं एक हमारे एग्जाम्पल के उसमें, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ये एसेट यूज़ कर लेना, तो ये आपका करंट एसेट बन गया। ऐसे ही आप बिजली यूज़ करे जा रहे हैं, पूरे महीने बिजली यूज़ कर ली, मान लीजिए यहाँ पे महीना ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपको बिल पे करना है, इधर आप अभी बैठे हैं, ये वाली डेट अभी आई है, तो 1 तारीख से लेके 29 तारीख तक आप यूज़ कर चुके हैं और आपने देखा कि मेरे बिजनेस से मेरे को तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मेरे को सिर्फ 10 रुपये बन रहे हैं। तो इस डेट पे आप अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि मेरे को आगे आने वाले दिन के अंदर 20 रुपये तो बिजली का बिल ही पे करना है, यानी कि मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ है कि मेरे को 20 रुपये का बिल पे करना है और पैसे आए ही नहीं मेरे पास। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बोझ बन चुका है अब तुम्हारे ऊपर, तुम उसकी सर्विसेज ले चुके हो, पैसे दिए नहीं, तो आगे जाके इस बोझ को चुकाना भी तो पड़ेगा। तो वो बोझ क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। और हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, 1 महीने के अंदर 1 साल के अंदर हम उसको देना पड़ रहा है, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी बन गई। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस उसमें आता है, तो आप करंट लाइबिलिटी रखेंगे। अगली टर्म्स देखनी है हमें, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट सबको ही पता है डिस्काउंट क्या होता है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप किसी को अपने पैसे काट के बोलेंगे, कहेंगे देखो 100 रुपये की चीज़ है, मैं तुम्हें 90 रुपये में दे रहा हूँ, तो तुमने 10 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया। टेक्निकली क्या कहते हैं, प्राइसेस के अंदर जो भी छूट तुम दे रहे हो वो डिस्काउंट है। 2 तरीके का हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तुम दुकानदार के पास गए, तुमने कहा कि मुझे एक जूता खरीदना है, तो उसने कहा एक जूता 100 रुपये का। तुमने कहा यार ये तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा है, मेरे को और मेरे भाई दोनों को जूते खरीदने हैं, 2 जूतों के बता दो, 2 पेयर ऑफ शूज़ के बता दो कितने रुपए लोगे। तो वो कहेगा 2 जूतों के 200 बनते थे, 2 जूतों के 200 रुपये बनते थे, लेकिन तुम बल्क में खरीद रहे हो इसलिए मुझे 180 रुपये दे देना। तो तुम्हें उसने 20 रुपये का या फिर हर पेयर पे 10 रुपये की रिबेट दे दिया, तो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो या कितने वैल्यू का सामान खरीद रहे हो। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट क्या होता है, तुम गए किसी के पास, तुमने कहा कि मुझे जूता दिखाओ, उसने ढेर सारे जूते दिखा दिए, तुमने पूछा कि तुम्हें कोई जूता पसंद आया, तुमने कहा इसके एक पेयर का क्या रेट है, तो दुकानदार ने कहा 100 रुपये। अब तुम कहते हो कि चलो ठीक है मैं कल आके खरीदता हूँ, तो दुकानदार कहता है भैया देखो अगर तुम आज ही खरीद लोगे, अगर तुम आज ही खरीद रहे हो टुडे,
तो मैं तुम्हें ये 90 रुपये का लगा दूंगा, पर अगर तुम कल आए, कल तुम्हें 100 का ही मिलेगा, तो तुम क्या कहोगे कि चल यार फिर मैं आज ही खरीद लेता हूँ, 10 रुपये का तो फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये टाइमली पेमेंट का छूट दे दिया तुम्हें। तो अगर तुम टाइमली पेमेंट करते हो और उसकी वजह से तुम्हें कोई छूट मिल रही है, तो उसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस देखना है। जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बनेगा कि हमारे अकाउंट्स के अंदर क्या हम डिस्काउंट को लिखते हैं? तो अकाउंट बुक्स के अंदर डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो यानी कि जब ये दुकानदार जिसने 90 रुपये का जूता बेचा है, तो वो अकाउंट बुक में ये नहीं लिखेगा कि जूता 100 रुपये डिस्काउंट 10 रुपये, ठीक है, वो ऐसे करके नहीं लिखेगा। वो सीधा क्या लिखेगा अपनी अकाउंट बुक के अंदर, वो लिखेगा एक जूते की सेल हुई है 90 रुपये में, ठीक है। तो डिस्काउंट को बुक्स के अंदर नहीं लिखा जाता है। तो सेल्स क्या है, सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यूज, यानी कि जो उसने डिस्काउंट दिया था वो माइनस कर दो, नेट वैल्यू आ जाएगी उससे, और तुम वैसे लिखोगे। डिस्काउंट को कभी भी बुक्स के अंदर लिखा नहीं जाता है। वाउचर क्या होता है? वाउचर का मतलब होता है एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, उसने जूता बेचा, तुम्हें रिसीट, एक रसीद काट के दी होगी, तो वो एविडेंस बन गया। एक कॉपी वो अपने पास रखता है, एक कॉपी आपको दे देता है, तो ये वाउचर कहलाए जाते हैं। तो जो भी इनवॉइस रेज हो रहा है, जो भी बिल बन रहा है, कैश मेमो जा रहा है, वो सब वाउचर की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये हमारी अकाउंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जिसका हमें बार बार ही यूज़ करना है। और इसमें से भी आप मान के चलिए क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत ही हाई चांसेस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन पिछले साल आया ही था, एक क्वेश्चन इस साल भी आपको मिल सकता है। अब ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करनी है, इसके पीछे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। IFRS क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। देखिए कल हमने देखा था कि जो जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट, या फिर हमने जो देखा था कल के लेक्चर के अंदर, वो कंपेरेबल होने चाहिए। तो जब मैंने समझाया था तो मैंने कहा था कंपेरेबल क्यों होने चाहिए, ताकि हम अपने पिछले सालों से अपने इस साल की ग्रोथ को मेजर कर सकें और ये पता लगा चुके कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है। साथ ही साथ तुम ये भी देखना चाहोगे कि हमारी कंपनी दूसरी कंपनियों के मुकाबले कैसा काम कर रही है। तुम्हारे इन्वेस्टर्स भी देखना चाहेंगे कि अगर मेरे को 100 रुपये लगाने तो मैं इसमें लगाऊं या इसमें लगाऊं। तो उसी में ही हमने ये देखा था कि ये जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन तभी होगा जब तुम एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। अगर ये अपनी ग्रोथ को अलग तरीके से नाप रहा है, ये अपनी ग्रोथ को इस तरीके से नाप रहा है कि कितनी हम एक महीने में कितने जूते बेचते हैं, और ये अलग तरीके से नाप रहा है, ये मान लीजिए इस बात से नाप रहा है कि हम एक महीने के अंदर कितने जूते बनाते हैं, तो दोनों के नापने का तरीका ही अलग हो गया। तो इन दोनों को तुम कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसीलिए अकाउंट्स ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। ये जो स्टैंडर्ड है ये लगभग हर कंपनी फॉलो करती है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है। तो ऐसे ही जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड्स बनाती है इकाई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करती है, ठीक है, वही स्टैंडर्ड्स भी बनाती है। और ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो IFRS हैं। तो जब इकाई भी स्टैंडर्ड बनाती है तो वो इन स्टैंडर्ड्स को देखती है, और इनसे वो देखती है कि कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं, और अगर कहीं पे, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक कंडीशंस थोड़ी सी अलग होंगी, तो डोमेस्टिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकती है। तो इकाई जो है वो भी लगभग इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने स्टैंडर्ड्स देगी। तो दो तरह के स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हैं, वैसे बहुत सारे हमें अभी देखने हैं, लेकिन जो हमें मोटा मोटा जो दो देखने हैं जो लगभग हर जगह यूज़ हो रहे हैं, वो कौन से? एक तो IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कौन देता है इसको? IASB देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये, जिनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बॉडी ने बनाया है। ये बॉडी इंपॉर्टेंट टर्म है। IFRS जो है वो IASB ने बनाया है। ऐसे ही एक दूसरी बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। ये कमिटी है, ठीक है, बॉडी नहीं है।
इसने कौन से स्टैंडर्ड्स दिए हैं? इसने स्टैंडर्ड्स दिए हैं IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो IASC ने SIC के साथ मिलके दिए हैं। SIC है स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी, ठीक है। ये आपको अभी सिर्फ एब्रीविएशंस या फुल फॉर्म्स याद करनी है। पिछले साल का आप क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? IFRS की फुल फॉर्म क्या है? तो जिसने पढ़ रखा है वो इसको 1 सेकंड के अंदर मार्क करेगा और आगे बढ़ेगा, अपने नंबर सिक्योर कर लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अकाउंट्स को ऐसे पढ़िए कि इसके क्वेश्चंस इजीली आ रहे हैं, इजीली करें और आगे बढ़ें, इसमें कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। फिर ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैप। इसकी फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें देखना है इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी आप इन डेफिनेशंस को याद करें, अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे इसके थ्योरी बेस क्या है अकाउंटिंग का। अभी तक हम सिर्फ, अच्छा ये आपकी 2 डेफिनेशन और रह गई हैं, इनको भी देख लीजिए। इकाई जो CAs को रेगुलेट करती है, इंडिया के लिए स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यही इशू करती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो मैंडेटरी करता है कि हर एक मैनेजमेंट को और ऑडिटर को इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड्स इकाई बताएगी। तो अभी आप इतने टर्म्स को कीजिए, कल से हम देखेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसके अंदर हम देखेंगे कौन से कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स कौन से यूज होते हैं। उसके अंदर ये सारी डेफिनेशंस आपकी आती रहेंगी, जिसकी रिवीजन होती रहेगी। अभी तक 2 लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।